हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्रीगेट सप्लाई इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बारे में, अर्थात अल्पकाल एवं दीर्घकाल में समग्र पूर्ति, समस्त पूर्ति या सकल पूर्ति के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम सकल पूर्ति की बात करते हैं तब हमारा अल्पकाल से क्या अभिप्राय है और दीर्घकाल से क्या अभिप्राय है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है उसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में उसकी प्रकृति क्या है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम समग्र पूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं अल्पकाल में तब हमारा उससे क्या अभिप्राय है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम दो प्रकार के इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं, एक अल्पकालीन और दूसरा दीर्घकालीन। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में अल्पकालीन अध्ययन करते हैं, अल्पकालीन विश्लेषण करते हैं, तो उससे हमारा अभिप्राय समय की वो अवधि है जिसमें आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ तत्व जैसे कि मजदूरी की दर या कुछ दूसरी कीमतें चेंज नहीं होती हैं आर्थिक परिस्थितियों के साथ साथ, इसलिए उसको हम शॉर्ट रन कहते हैं। यानी कुछ बाजार जिनमें आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के बावजूद कीमतें, जिनमें मजदूरी की दर भी शामिल है, वो इतनी तेजी से चेंजेस नहीं करती कि नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। यानी अगर आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न होता है तो वापस दोबारा से संतुलन स्थापन के लिए जो परिवर्तन चाहिए उसके कारण मजदूरी की दर और कुछ कीमतें ऐसी हैं जो चेंज नहीं होती हैं, जिसके फलस्वरूप नए इक्विलिब्रियम के लेवल को प्राप्त करने में समय लगता है। तो उस समय अवधि को हम अल्पकाल कहते हैं। अल्पकाल में बेसिकली जो स्टिकी प्राइसेज हैं, स्टिकी प्राइस का मतलब है कि कीमतों के एक ही जगह टिके रहने की प्रवृत्ति, उसके फलस्वरूप इक्विलिब्रियम, नए इक्विलिब्रियम लेवल पे तेजी से एडजस्टमेंट संभव नहीं हो पाती और उसके कारण शॉर्टेजेस और सरप्लसेस के पीरियड्स जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। जो वेजेज और प्राइस की स्टिकनेस है, उनका एक जगह बने रहने की जो प्रवृत्ति है वो अर्थव्यवस्था को अपने नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के प्राकृतिक दर पर या जो इकोनॉमी है उसकी पोटेंशियल आउटपुट के लेवल पे जाने से रोकती है। अगर आप ध्यान दें तो जब हम क्लासिकल मॉडल में इनकम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्लासिकल मॉडल के हिसाब से कि अर्थव्यवस्था में हर समय पूर्ण रोजगार बना रहेगा। अगर किसी कारण पूर्ण रोजगार की स्थिति से अर्थव्यवस्था विचलित होती है तो मजदूरी की दर और कीमतें अपने आप इस तरीके से परिवर्तित होंगे कि वापस उसको वो नए इक्विलिब्रियम पे ले जाएं। लेकिन अगर ये जो वेजेज और प्राइसेज हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि काफी तेजी से एडजस्ट हो पाए, तो जो शॉर्ट रन है उसमें लेस देन नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इक्विलिब्रियम का लेवल हो सकता है। तो जो शॉर्ट रन है उसके फलस्वरूप जो नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या पोटेंशियल आउटपुट के को प्राप्त इकोनॉमी नहीं कर पाती है। इसके विपरीत जब हम लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं उसके अनुसार जो वेजेज और प्राइसेज हैं वो फ्लेक्सिबल हैं। एम्प्लॉयमेंट जो है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है जैसा कि क्लासिकल मॉडल में था, तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप अपने प्राकृतिक स्तर पे चली जाएगी और रियल जीडीपी जो है वो अपनी पोटेंशियल जीडीपी के लेवल पे चली जाएगी। यानी जो लॉन्ग रन है उसमें वेजेज और प्राइसेस जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जिसको आगे हम SRAS कर्व के नाम से लिखेंगे। पहले हम समझते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व है क्या। एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड प्रोडक्शन। यहां पे जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं दैट इज प्लांट प्रोडक्शन, यानी विभिन्न कीमत स्तरों के ऊपर नियोजित उत्पादन की मात्रा क्या होगी, अलग अलग कीमत स्तर पर नियोजित उत्पादन की मात्रा क्या होगी, उसको अगर हम ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे तो उसको हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहेंगे। अगर हम अल्पकाल में दिखा रहे हैं यानी वेजेज एंड कुछ प्राइसेस को अगर हम स्टिक मानते हैं तो जब हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की बात करते हैं, जब हम उसको ड्रॉ करते हैं, आगे हम ड्रॉ करेंगे तो हम कुछ चीजों को स्थिर मानेंगे। वो कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। पहला है कैपिटल स्टॉक, पूंजी की जो मात्रा है वो स्थिर है। प्राकृतिक संसाधनों की जो मात्रा है वो स्थिर है। कल को अगर मान लो एक नया नेचुरल रिसोर्स हमारे सामने आ जाता है या पुराने नेचुरल रिसोर्सेज का एक नया यूज आता है
तो उसका प्रयोग हम अल्पकालीन विश्लेषण में नहीं लेते हैं। तो स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम कांस्टेंट मानते हैं, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट मानते हैं, और द प्राइसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कांस्टेंट है। इन को कांस्टेंट मानते हुए हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो आइए हम ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को। उससे पहले हम रिलेशनशिप देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस में चेंज होने से आउटपुट या प्लांट आउटपुट में चेंज होगा। अगर किसी कारण से अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर बढ़ जाता है तो उसके कारण जो वास्तविक इनपुट प्राइसेज हैं वो गिर जाएंगे। यहां ध्यान रहे कि जो मौद्रिक कीमतें हैं वो नहीं गिरेंगी। जैसे कि मान लो अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर बढ़ गया तो मजदूरी की दर में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि कीमत स्तर बढ़ गया है इसलिए जो वास्तविक मजदूरी की दर है वो घट जाएगी। हमें पता है कि जो वास्तविक मजदूरी की दर हमने निकाली थी वो बराबर थी W/P के बराबर, रियल वेजेज यानी मौद्रिक वेजेज डिवाइडेड बाई प्राइसेज। अब हम कहते हैं अगर किसी कारण से प्राइसेज बढ़ जाएंगे तो जो रियल वेजेज है वो हमारी कम हो जाएंगी, मौद्रिक वेजेज वही रहेंगी। मान लो ये मौद्रिक वेजेज 1000 है तो 1000 रुपए में पहले जितना सामान आता था अब उससे कम सामान आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो उसके फलस्वरूप रियल इनपुट प्राइसेस जो हैं वो घट जाती हैं। कीमत स्तर अगर बढ़ेगा तो मजदूरी की दर घट जाएगी। अगर मजदूरी की दर घट जाएगी तो ज्यादा मात्रा में मजदूरों की डिमांड होगी, या बाकी इनपुट की अगर कीमतें घटेंगी तो इनपुट्स की डिमांड जो है वो घट जाएगी। अगर ज्यादा मात्रा में मजदूरों की मांग होगी, श्रम की मांग अगर बढ़ जाएगी तो श्रम की मांग बढ़ने के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में ज्यादा श्रमिकों को काम मिलेगा। अर्थव्यवस्था में अगर ज्यादा श्रमिक काम करेंगे तो उत्पादन का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि ज्यों ज्यों प्राइस लेवल में बढ़ोतरी होगी त्यों तो हमारी रियल जीडीपी जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी कीमत स्तर में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ हमारी रियल जीडीपी भी है वो भी बढ़ेगी। तो एसआरएस कर्व जो है वो हमें बताता है कि लेवल ऑफ रियल जीडीपी हर एक कीमत स्तर के ऊपर कितनी होगी, उसके रिलेशनशिप को जो दर्शाने वाला कर्व है उसको हम एसआरएस कर्व कहेंगे। चलो एसआरएस कर्व को ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। इसमें हमने एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी ली है, वास्तविक जीडीपी का स्तर या वाई इनकम, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लेवल लिया है। अब हम कहते हैं कि अलग अलग कीमत स्तर पर, मान लो कीमत स्तर हमारा पी है तो पी कीमत स्तर पर एक जो रियल जीडीपी की एक मात्रा होगी, उत्पादन का एक स्तर होगा, तो मान लो वो वाई है। तो एक इस कॉम्बिनेशन को अगर हम ग्राफ के द्वारा दिखाना चाहें तो इस डॉट के द्वारा, ई के द्वारा हम दिखा सकते हैं, यानी ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। इस कीमत स्तर पर, पी कीमत स्तर पर इनकम जो है वो ओ वाई के बराबर होगी, यानी ओपी कीमत पर कीमतें ओ वाई होंगी। अब अगर कीमतें बढ़ जाती हैं, मान लो प्राइस पी से बढ़ के पी वन हो गया, तो हमने अभी क्या डिस्कस किया था, जब प्राइस पी से बढ़ के पी वन होगा तो क्या होगा, जिसके कारण इनपुट प्राइसेस घटेंगे, लेबर की मांग बढ़ेगी, और लेबर की मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था की जीडीपी भी बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, यानी उत्पादक ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना चाहेंगे, तो एक नया लेवल जीडीपी का आएगा। अगर प्राइसेस ओपी 1 है तो नया जीडीपी का लेवल हमारा ओवाई 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इनकम अगर और आगे बढ़ती है, सॉरी प्राइसेस अगर और बढ़ते हैं, P1 से बढ़ के P2 हो गए, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए, मजदूरी की दर घटेगी, ज्यादा लेबर डिमांड होगा, तो हमारी जो उत्पादन की मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी, यानी रियल जीडीपी भी बढ़ जाएगी, वो OY2 हो जाएगी। अगर प्राइसेस OP1 है तो ये एक नया पॉइंट आ गया जो हमारा E2 है। अब ये E1 और E2 क्या है, ये अलग अलग कीमत स्तरों के ऊपर वास्तविक जीडीपी की मात्रा को दर्शाते हैं अल्पकाल में। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को हम मिला दें तो जो कर्व बनेगा उसको हम SRAS कर्व कहेंगे। अब ये SRAS कर्व है क्या? SRAS कर्व जो है वो रियल जीडीपी की मात्रा और कीमतों में संबंध को दर्शाता है। इसका हर बिंदु जो है वो एक पार्टिकुलर प्राइसेस के ऊपर पार्टिकुलर उत्पादन की मात्रा या जीडीपी की मात्रा को बताएगा, यानी अलग अलग कीमत स्तरों के ऊपर जितने भी संभव कीमत स्तर हैं उनके ऊपर जो हमारा नियोजित उत्पादन है वो कितना होगा उसको बताता है। तो इस कर्व को हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कहेंगे, जो रियल ऑफ जीडीपी एट एवरी पॉसिबल प्राइस लेवल पे दर्शाता है। तो चलिए, ये था हमारा SRAS कर्व। आई होप कुछ क्लैरिटी हमारी आई होगी। लेकिन अगर हम इस कर्व को ध्यान से देखें, हर कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी, हर कीमत में होने वाली बढ़ोतरी हमारी रियल जीडीपी या
आउटपुट को इंक्रीज करती है। यहां देखेंगे अगर ध्यान से, ये कर्व ऊपर की तरफ उठता हुआ है, लेकिन एक स्टेज के ऊपर आके ये वर्टिकल हो जाएगा और वो स्टेज हमारा होगा फुल एम्प्लॉयमेंट। जब सभी रिसोर्सेज हमारे यूज हो गए हैं तो उस कंडीशन में अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, केवल प्राइस लेवल ही बढ़ेगा। बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल SRAS बिकम वर्टिकली स्ट्रेट। ये ध्यान रखना है जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कि एक लेवल के बाद ये स्ट्रेट हो जाएगा, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। यहां पे हम इसको देख सकते हैं। ये था हमारा SRAS कर्व। अगर इस कर्व को और ध्यान से देखें हम तो इसका जो ढलान है वो एक समान नहीं है सारे बिंदुओं पर। जो जो हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं इसका ढलान जो है वो चेंज होता जाता है। जब हम इस कर्व के E1 से E2 वाले बिंदु पर जाते हैं, यहां जाते हैं, तो इसका ढलान जो है वो ज्यादा स्टीप है, ये ज्यादा फ्लैट है। E से E1 का पोर्शन हमारा फ्लैट है और इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारा स्टीप है और ज्यादा स्टीप होता जाता है। रिलेटिवली स्टीपल पोर्शन जो जो प्राइस इंक्रीज होते जाएंगे, जो SRAS कर्व की स्टीपनेस है वो बढ़ती जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्यो ज्यो हमारी प्राइस बढ़ेगा तो उसके कारण जो एडजस्टमेंट की प्रोसेस है वो स्लो होती जाएगी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हमें लेबर को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो इसके कारण ये कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी के साथ साथ ये अधिक स्टीप होता जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, जो हमारा SRAS कर्व का ढलान है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड क्यों है, यानी कीमत स्तर में वृद्धि के साथ साथ वास्तविक जीडीपी की मात्रा क्यों बढ़ती है। इसके जो मुख्य कारण है वो है, पहला तो जो यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्शन का, जो एक इकाई का कॉस्ट है, एक वस्तु की एक मात्रा को उत्पादित करने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है? मान लो उत्पादन की मात्रा बढ़ गई, जब उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो इनपुट्स का ज्यादा यूज होगा। अगर इनपुट्स का ज्यादा यूज होगा तो हमारी जो लेस एफिशिएंट मशीनरी है और वर्कर्स हैं उनको यूज किया जाएगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हमें वर्कर्स चाहिए तो सबसे पहले जितने एफिशिएंट वर्कर हैं उनको यूज करेंगे। जो जो हम ज्यादा मात्रा में वर्कर्स को या मशीनरी को यूज करेंगे तो लेस एफिशिएंट मशीनरी और वर्कर हमें यूज करने पड़ेंगे, जिसके कारण प्रति इकाई उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। प्रति इकाई उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ेंगी। तो इसके कारण उत्पादन के बढ़ने से कीमत स्तर बढ़ जाता है, यानी कीमत स्तर और उत्पादन में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। इसी तरीके से कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उसके कारण क्या होगा, इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, उद्योग के लाभ बढ़ जाएंगे। अगर लाभ बढ़ेंगे तो वो ज्यादा मात्रा में उत्पादन करेंगे, और ज्यादा मात्रा में उत्पादन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीमतों के बढ़ने से उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर से पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। इसी तरीके से तो अगर हमारे इनपुट के प्राइसेस, रियल इनपुट प्राइसेस में चेंज आते हैं, उनके कारण भी SRAS कर्व जो है वो अपवार्ड स्लोपिंग होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी तो उसके कारण, कीमत स्तर के बढ़ने के कारण जो वास्तविक इनपुट प्राइसेस हैं, यानी जो हमारी आगत हैं, उनकी कीमतें घट जाएंगी। जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था, अगर कीमत स्तर बढ़ जाएगा तो मजदूरी का स्तर जो है वो घट जाएगा। अगर मजदूरी की दर घटेगी तो ज्यादा मात्रा में मजदूर जो श्रम है उसका प्रयोग किया जाएगा, और अगर हम ज्यादा मात्रा में श्रम का प्रयोग करेंगे तो उसके कारण हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, यानी जो रिलेशनशिप होगी बिटवीन प्राइस इंक्रीजेज एंड लेवल ऑफ आउटपुट, दैट वुड बी पॉजिटिव। इसी के कारण जो SRAS कर्व है वो अपवार्ड स्लोपिंग होता है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। उसका जो शेप है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई होती है। अब SRAS कर्व की जो शेप है हमने नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई देखी। दो एक्सट्रीम कंडीशन भी हो सकती हैं। पहली एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है हमारा हॉरिजॉन्टल SRAS कर्व हो सकता है। जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, यानी कीमत स्तर जो है सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर एग्रीगेट डिमांड किसी कारण से बढ़ जाती है तो कीमत स्तर वही रहेगा, केवल रियल जीडीपी की जो मात्रा है उसमें बढ़ोतरी होगी, कीमत स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल SRAS कर्व की शेप जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, यानी जब सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है तो उस कंडीशन में इट वुड बी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। इसलिए ये रेंज है, जो अगर ये वाली शेप है तो इसको हम केंजियन रेंज कहते हैं। जब हम डिस्कस करते हैं आगे इनकम डिटर्मिनेशन को, तो इस रेंज को, जिस रेंज में SRAS कर्व हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसको हम कहते हैं कि केंजियन रेंज है। यहां पर एग्रीगेट सप्लाई का कोई रोल नहीं है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी, इट इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो ये जो रेंज है ये केंजियन रेंज है। एक ये एक्सट्रीम हो सकता है। दूसरे एक्सट्रीम को हम डिस्कस कर चुके हैं, इट मे बी वर्टिकल टू एक्स एक्सिस, जैसे कि जो इनकम है उसका लेवल स्थिर रहेगा
वर्टिकल पोर्शन कब होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद होगा। और इस कंडीशन में अगर किसी कारण से एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ती है तो उस कंडीशन में केवल कीमतें बढ़ेंगी, वास्तविक जीडीपी की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होगी, वो पहले वाले स्तर पर बनी रहेगी। तो ये जो लेवल है ये बेसिकली क्लासिकल रेंज है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना था कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल टू एक्स एक्सिस होगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, और इसके कारण एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से केवल कीमतें बढ़ेंगी, एग्रीगेट जो हमारी रियल जीडीपी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये दो एक्सट्रीम शेप्स थी, एक नॉर्मल नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई शेप थी। अब अगर किसी कारण से सप्लाई शॉक्स होते हैं तो उसके कारण क्या होगा, ये हमने डिस्कस किया कि हमारा कीमत स्तर अगर P है तो हमारी इनकम का लेवल Y होगा। अब अगर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल का स्टॉक बढ़ जाए, एक नए नेचुरल रिसोर्सेज का हमें पता लग जाए, या कैपिटल का स्टॉक कम हो जाए किन्हीं कारणों से, या एडवर्स सप्लाई शॉक अगर होंगे, तो उसके कारण क्या होगा कि जो पहले वाली कीमत है उसके ऊपर इनकम का स्तर कम हो सकता है। कीमत वही है पहले वाली, लेकिन इनकम का स्तर हमारा घट सकता है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो हमारा SRAS कर्व है वो शिफ्ट हो गया है लेफ्ट में। लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब है कि जो हमारे नेगेटिव सप्लाई शॉक्स हैं जिसके कारण रियल जीडीपी जो है वो उसी कीमत स्तर पर, कीमत स्तर वही रहेगा, वो गिर जाएगी। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ SRAS कर्व। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक जो SRAS कर्व के एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु पे जाते हैं तो उस कंडीशन में कीमत स्तर के बढ़ने से हमारी जीडीपी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे कीमत स्तर को छोड़ के बाकी चीजों में अगर परिवर्तन होता है, उसमें कैपिटल स्टॉक हो गया है, कोई दूसरे कारण हो सकते हैं जिनके कारण हमारा जो है पूर्ति वक्र लेफ्ट में शिफ्ट हो सकता है। लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो इसका मतलब जो हमारी इनकम है वो घट जाएगी, कीमत स्तर वही बना रहेगा। इसके विपरीत अगर पॉजिटिव सप्लाई शॉक्स हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो SRAS कर्व है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी उसी कीमत स्तर पर हमारी जीडीपी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये SRAS कर्व है ये शिफ्ट हो सकता है ड्यू टू सप्लाई शॉक्स। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उस समान कीमत स्तर पर अगर संतुलित जीडीपी की मात्रा या रियल जीडीपी की मात्रा अगर घट जाए या बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं कि हमारा SRAS कर्व जो शिफ्ट हो गया है। अब इसकी शिफ्टिंग के कारण क्या हैं? पहला कारण है चेंज इन कमोडिटी प्राइसेस। जैसे कि जो इंटरमीडिएट इनपुट्स हम यूज करते हैं, कमोडिटी प्राइसेस से हमारा मतलब है कि इनपुट्स जो हम यूज करते हैं, मान लो तेल यूज होता है, पेट्रोल डीजल वगैरह यूज होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, कॉपर है, स्टील है, इनकी कीमतें जो इंटरमीडिएट इनपुट्स हैं इनके प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना सामान्य कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं है, वहीं का वहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से जो हमारी इनपुट ऑयल, कॉपर और स्टील के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसके कारण क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से जो प्रोडक्शन की मात्रा है वो घट जाएगी, तो जिसके कारण हमारा SRAS कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। पहला तो ड्यू टू चेंजेस इन कमोडिटी प्राइसेस। इसके विपरीत अगर ये इनपुट प्राइसेस सस्ते हो गए, डिक्रीज हो गया, तो हमारा SRAS कर्व जो है राइट में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा जो कारण है दैट इज चेंजेस इन इनपुट प्राइसेस। इसी कारण से अगर इनपुट प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जनरली हम मानते हैं शॉर्ट रन में जो नॉमिनल वेजेस हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, उनमें परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन अगर दूसरे इनपुट के प्राइसेस हमारे बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, हमारी जो SRAS कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लेस आउटपुट वुड बी प्रोड्यूस्ड और उसके कारण SRAS लेफ्ट में शिफ्ट होगा। इसी के साथ साथ अगर हमारा किन्हीं कारणों से उत्पादकता बढ़ जाती है, आपको पता है उत्पादकता से हमारा क्या अभिप्राय है, उत्पादकता से हमारा अभिप्राय है कि जो फैक्टर्स हैं, पहले जितने फैक्टर यूज करके अगर हम ज्यादा उत्पादन कर पाएं, या पहले वाला उत्पादन हम कम फैक्टर्स को यूज करके कर पाएं, तो हम कहते हैं कि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अगर किसी कारण से साधनों की उत्पादकता बढ़ती है, साधन कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आए, हम साधन इंप्लाय भी उतने ही कर रहे हैं, लेकिन उनके कारण क्योंकि साधनों की उत्पादकता बढ़ गई है तो अब ज्यादा मात्रा में रियल जीडीपी उत्पन्न होगी। तो ज्यादा मात्रा में रियल जीडीपी उत्पन्न होने का मतलब है कि जो यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले साधनों में हम ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। यूनिट कॉस्ट अगर रिड्यूस होगा तो इनपुट कॉस्ट लोअर होंगी, तो हम ज्यादा इनपुट को हायर करेंगे और उस कंडीशन में SRAS कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इसके विपरीत अगर साधनों की उत्पादकता घटती है, प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा SRAS कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, क्योंकि यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लाई शॉक्स हैं उसके लिए 3 फैक्टर बेसिकली हमारे लिए एप्लीकेबल हैं, जिनके कारण SRAS कर्व शिफ्ट होता है। लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं है,
कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, सब्सिडी हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स हैं, उन एक्सचेंज रेट के चेंजेस हैं, उनमें परिवर्तन के फलस्वरूप भी हमारा एसआरएस कर्व जो है वो लेफ्ट और राइट में शिफ्ट हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके कारण हमारा एसआरएस कर्व शिफ्ट होता है। आइए अब हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस मान्यता पे बनाया गया था कि कुछ तत्व जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली जो वेजेस एंड प्राइसेस जो है वो स्टिक होते हैं, एक जगह रुके रहने की उनकी प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण वो एग्रीगेट डिमांड या इकोनॉमिक कंडीशंस में होने वाले परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ये वेजेस एंड प्राइसेस अपने आप फुली एडजस्ट अगर कर पाएं, तो जैसा कि हमने क्लासिकल मॉडल में डिस्कस किया था कि सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म के फलस्वरूप इकोनॉमी जो है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लेवल पे बनी रहेगी, क्योंकि मजदूरी और कीमतें जो है वो पूर्णतया लोचशील हैं और उस लोचशीलता के फलस्वरूप संतुलन का स्तर हमेशा बना रहेगा। लेकिन ये लोचशीलता अल्पकाल में लागू नहीं होती, तो दीर्घकाल में एडजस्टमेंट का हमें पूरा समय मिल जाता है। तो जब हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व या दीर्घकालीन समग्र पूर्ति वक्र को ड्राइव करेंगे या उसको डिस्कस करेंगे, तो हमें यह समझना जरूरी है कि जो सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है वो एक इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन लॉन्ग रन बिहेवियर एंड शॉर्ट रन बिहेवियर। क्योंकि अगर लॉन्ग रन में हम ये मान लेते हैं कि वेजेज एंड प्राइसेस पूर्ण रूप से लोचशील हैं, वो एडजस्ट कर सकते हैं, पूर्णतः फ्लेक्सिबल हैं, तो हम बेसिकली एक क्लासिकल मॉडल की तरफ जा रहे हैं और उस कंडीशन में इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे बना रहेगा। जैसा कि क्लासिकल मॉडल कहता है कि इक्विलिब्रियम वुड बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑलवेज। अगर किसी कारण से डिसइक्विलिब्रियम होता है तो सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म उसको वापस ले आती है ड्यू टू चेंजेस इन वेजेस एंड प्राइसेस। तो इस करेक्टिंग मैकेनिज्म को हमें समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें एलआरएएस ड्राइव करना है तो इस करेक्टिंग मैकेनिज्म के द्वारा ही हम एलआरएएस तक पहुंचेंगे। चलिए हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा एसआरएस कर्व है, ये हमारा एडी कर्व है। दोनों जहां एक दूसरे को काटेंगे वहां संतुलित जीडीपी का निर्धारण होगा। मान लो ये संतुलित जीडीपी का स्तर जो है ये हमारा नेचुरल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, वाईएन हमारा क्या है, नेचुरल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो इस कंडीशन में अगर इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती हैं, यानी एक्सपेंशनरी पॉलिसी अगर अडॉप्ट की जाती है, वो मॉनेटरी हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, या कुछ दूसरे चेंजेस जो एडी कर्व को अगर राइट में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट तुरंत नहीं होगी, एसआरएस पहले वाले स्तर पर बना रहेगा, तो अल्पकाल में क्या स्थिति उत्पन्न होगी पहले हम वो देख लेते हैं। तो इस कंडीशन में संतुलन का नया स्तर एफ बिंदु पर होगा और एफ बिंदु पर इन्फ्लेशनरी गैप होगा, क्योंकि ये हमारी पूर्ण रोजगार का स्तर है, पोटेंशियल जीडीपी है, संभावित जीडीपी हमारी वाईएन है, लेकिन वास्तविक जीडीपी उससे अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होगा, यानी रोजगार का स्तर ज्यादा होगा और कीमतें जो हैं वो भी ज्यादा होंगी। अब ये शॉर्ट रन में है, लेकिन जब एडजस्टमेंट को पूरा टाइम दिया जाएगा तो क्या एसआरएस यहीं पर रहेगा या एडजस्टमेंट के साथ साथ ये शिफ्ट होगा, ये हमें देखना है एसआरएस को क्या होने वाला है। ये समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जब कीमतें बढ़ेंगी, रोजगार का स्तर जो नेचुरल रेट से ज्यादा होगा, प्राकृतिक रोजगार के स्तर से ज्यादा होगा, लेबर की डिमांड ज्यादा होगी, तो वेज रेट जो है वो इंक्रीज होंगी, मजदूरी की दर बढ़ेगी। क्योंकि अब हम एडजस्टमेंट का हमारे पास समय है, इसलिए मजदूरी की दर बढ़ सकती है। मजदूरी की दर बढ़ेगी तो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमें पता है कि जब उत्पादकों की प्रति इकाई लागत में बढ़ोतरी होती है तो वो अपने उत्पादन की मात्रा को घटाते हैं, तो जिसके कारण हमारा एसआरएस कर्व है या एसआरएस एग्रीगेट सप्लाई है वो घटनी शुरू होती है और इसके फलस्वरूप हमारा एसआरएस कर्व है वो लेफ्ट में मूव होना शुरू होता है और वो तब तक मूव होता रहेगा जब तक हम वापस नेचुरल रेट पे नहीं चले जाते, यानी वो जी बिंदु तक वापस मूव करता रहेगा। तो उसके कारण कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी, लेकिन जो जीडीपी का लेवल है वो हमारा पोटेंशियल जीडीपी या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लेवल पे आ जाएगा। अब अगर हम इन ई और जी पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारा LRAS कर्व बन जाता है, क्योंकि ई बिंदु से हम एफ बिंदु पर जाएंगे टेम्परेरी, लेकिन अगर हमें एडजस्टमेंट का समय मिलेगा यानी लॉन्ग रन अगर होगा तो ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से हम एफ पॉइंट से वापस जी पॉइंट पे चले जाएंगे, जहां कीमत स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन जीडीपी का जो लेवल है वो पूर्ण रोजगार के स्तर या संभावित जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी के लेवल पे बना रहेगा। तो ये एडजस्टमेंट प्रोसेस है अगर किसी कारण से हमारा समग्र मांग वक्र या एटी वक्र जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। ये सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म हम
एडी में कमी के साथ भी देख सकते हैं। किसी कारण से मान लो एग्रीगेट डिमांड कम होती है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का इक्विलिब्रियम है जो नेचुरल रेट पे बना हुआ है। किसी कारण से अगर एग्रीगेट डिमांड घटती है तो उस कंडीशन में हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होकर एफ पॉइंट पे आ जाएगा, यानी हम ई से एफ पॉइंट पे आ जाएंगे और उसके कारण क्या होगा, हमारा कीमत स्तर घट जाएगा और रोजगार का स्तर जो है वो भी घट जाएगा, यानी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी और कीमतें घटेंगी तो उसके कारण हमारा रिसेशनरी गैप उत्पन्न होगा, क्योंकि वास्तविक जीडीपी की जो मात्रा है वो संभावित जीडीपी की मात्रा, जो पोटेंशियल जीडीपी की मात्रा से कम है, तो y टू वाई एन के बराबर हमारा रिसेशनरी गैप होगा। इस रिसेशनरी गैप का क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, कीमतें कम हो रही हैं, तो उसके कारण मजदूरी की दर घटेगी। अगर मजदूरी की दर घटेगी तो क्या होगा, उसके कारण जो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी घटेगा। अगर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तो उत्पादक अपने उत्पादन को बढ़ाना शुरू करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा SRAS कर्व है वो शिफ्ट होना शुरू होगा और वो तब तक शिफ्ट होता रहेगा जब तक हम वापस पहले वाले लेवल पे, संतुलित रोजगार के स्तर के लेवल पे नहीं आते, यानी वापस हम YN के लेवल पे नहीं आ जाते। तो इस कंडीशन में E और G बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा जो ये रिसेशनरी गैप था ये एलिमिनेट हो गया है और वापस हम पूर्ण रोजगार के स्तर पे चले गए हैं, यानी हमारी जीडीपी का जो लेवल है वापस पोटेंशियल जीडीपी के लेवल पे चला जाएगा। इस तरीके से हम सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म के माध्यम से लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने दिखाया है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व सीधी लाइन होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट पे बना रहेगा। अगर कीमतें किसी कारण से घट जाती हैं तो जीडीपी का लेवल जो है नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट पे ही बना रहेगा लॉन्ग रन में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो LRAS कर्व जो है ये हमारा वर्टिकल टू रियल जीडीपी के लेवल पे होगा, यानी हम कह सकते हैं कि रियल जीडीपी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, चाहे कीमत स्तर कम हो या ज्यादा हो। अब लॉन्ग रन में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल क्यों होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के लेवल पे क्यों होता है, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट के लिए पूरा समय मिल जाता है, यानी जो YN है हमारा नेचुरल रेट पे बना रहेगा। अब ये जो हमारा YN है ये OY1 पे बना रहेगा, ये हमने कहा, लेकिन ये हर समय जीडीपी OY1 पे ही नहीं रहेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ये जीडीपी का जो लेवल है, इवन नेचुरल रेट ऑफ जो हमारा या एम्प्लॉयमेंट का रेट है या हमारी पोटेंशियल जीडीपी का जो लेवल है, जब हम पूरे साधनों को रोजगार पे लगाते हैं, काम पे लगाते हैं और उसके कारण जो पोटेंशियल जीडीपी हमारी जो उत्पन्न होती है उसका लेवल भी बढ़ सकता है। ठीक है, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में स्टॉक ऑफ लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। 4 फैक्टर ध्यान से देखें हम, एक तो पूंजी का स्टॉक, लेबर का स्टॉक, नेचुरल रिसोर्सेज और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये चारों चीजें जो हैं ये YN को डिटरमाइन करती हैं, लेकिन इन चारों चीजों पर कीमत स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्टॉक ऑफ लेबर यानी श्रम की मात्रा उस देश में कितनी है, पूंजी की मात्रा कितनी है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, ये सभी जो सामान्य कीमत स्तर है उस पर निर्भर नहीं करती। इसके कारण पी में होने वाले परिवर्तन जो हैं वो नेचुरल जो हमारी YN है उसको इफेक्ट नहीं करते हैं। हमने अभी देखा था कि पी में कमी अगर होती है तो जीडीपी का लेवल पहले वाला बना रहेगा। इसका कारण ये है कि जो YN को डिटरमाइन करने वाले, जो पोटेंशियल जीडीपी या नेचुरल रेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को डिटरमाइन करने वाले जो तत्व हैं, जैसे स्टॉक ऑफ लेबर है, कैपिटल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, वो स्थिर रहती हैं, वो कीमत स्तर के साथ नहीं बढ़ती हैं। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से इनमें परिवर्तन आ जाता है, कैपिटल, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में अगर चेंजेज आते हैं तो उसके कारण हमारा जो LRAS कर्व है वो शिफ्ट होगा। हम मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, नए मटेरियल जो है, नेचुरल रिसोर्सेज में हमें नए मिनरल मटेरियल्स मिल गए, फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया जिसके कारण कैपिटल का स्टॉक बढ़ जाएगा, तो उस कारण हमारा LRAS कर्व जो है वो शिफ्ट होकर राइट में चला जाएगा, क्योंकि जो YN को प्रभावित करने वाले तत्व थे उनमें परिवर्तन हो गया है, तो उसके कारण वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। LRAS कर्व जो है LRAS1 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से LRAS कर्व शिफ्ट होता है, किन कारणों से शिफ्ट होता है और उसकी प्रकृति क्या है। LRAS कर्व और SRAS कर्व का एग्रीगेट डिमांड के साथ जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम जीडीपी वास्तव में क्या होगी उसके द्वारा डिसाइड होगी। लेकिन क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले थे कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की शेप्स क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, किन तत्वों पर निर्भर करती हैं,
SRAS और LRAS क्यों शिफ्ट होते हैं, किन तत्वों में परिवर्तन के कारण वो लेफ्ट में शिफ्ट होंगे, किन तत्वों के परिवर्तन में कारण वो राइट में शिफ्ट होंगे, वो हमने डिस्कस किया। आज की इस डिस्कशन के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मीनिंग एक्सप्लेन करें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मैक्रो इकोनॉमिक्स में। SRAS कर्व को शिफ्ट करने वाले तत्व कौन से हैं, LRAS कर्व कब मूव होता है और इसकी क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसके प्रभाव को जानने के लिए हमें एडी वक्र के साथ इसको बनाना होगा। अगर एडी वक्र और LRAS वक्र जहां काटेंगे वहां जीडीपी का निर्धारण होगा। अगर एडी वक्र वही है और LRAS हमारा राइट में शिफ्ट होता है तो उसके कारण कीमत स्तर गिर जाएगा और जीडीपी जो संतुलित जीडीपी की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। जब SRAS कर्व मूव होता है तो इक्विलिब्रियम जीडीपी पर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज के इस वीडियो लेक्चर के आधार पे बनते हैं। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व शो, एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमें क्या दिखाता है। ये कुछ ऑप्शन हमने दिए हैं, ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं। अगर इन ऑप्शंस को आप ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा करेक्ट आंसर है वो डी है। यानी जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमें क्या दिखाता है, वो हमें दिखाता है कि इकोनॉमी में एक पार्टिकुलर कीमत स्तर पर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल कितनी पूर्ति की जाती है। सारे जो उत्पादक हैं उनकी पूर्ति को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ जाएगा। ये जो है वो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। एक और देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व, लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल क्यों होता है। आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन के आधार पे कह सकते हैं कि आंसर वुड बी डी, यानी आउटपुट जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कारण फिक्स होती है। जो KL, N और T का जो स्टॉक है वो स्थिर रहता है और जिसके कारण जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो लॉन्ग रन में वर्टिकल होता है। अब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट कैसे हो सकता है, किन तरीकों से हो सकता है, कुछ तरीके आपको बताए गए हैं। इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, लॉन्ग रन ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। यानी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व लॉन्ग रन में शिफ्ट होगा एंड ड्यू टू चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है, के बढ़ जाएगा तो हमारी जो LRAS कर्व है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। एक और देख लेते हैं। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में कीमतों के बढ़ने से क्या होता है। रिलेशनशिप हमने देखी थी, पॉजिटिव रिलेशनशिप थी, तो कीमत के बढ़ने से क्या होगा, करेक्ट आंसर वुड बी बी, आउटपुट भी बढ़ जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन जीडीपी एंड प्राइस लेवल, तो प्राइस लेवल के बढ़ने से जीडीपी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं। लॉन्ग रन में रियल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी के बराबर होती है, सही है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट होगा अगर फर्म ये एक्सपेक्ट करती हैं कि प्राइस लेवल बढ़ेगा। प्राइस लेवल बढ़ेगा तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट, राइट में शिफ्ट होगा। ये स्टेटमेंट है हमारा, लेकिन वास्तव में लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो इसके कारण हम कह सकते हैं फॉल्स है। अगला एक क्वेश्चन बनता है ट्रू फॉल्स में। द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग ओनली बिकॉज वी अज्यूम दैट रिसोर्सेज कॉस्ट आर हेल्ड कांस्टेंट। ये सही है, रिसोर्सेज जो है हमारे कांस्टेंट रहते हैं, तो इसके कारण जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है शॉर्ट रन में वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक